नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका पुनः आपके अपने YouTube चैनल पे। और इससे पहले हमने जो क्रिटिज्म की क्लासें चल रही है, जो हमारी 8th यूनिट है UGC नेट के अंदर, एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिज्म, तो वो हम कर रहे थे। और उसके अंदर हमने जो आपको राइटर पढ़ाए थे, सुकरात से लेकर मैंने अरिस्टोटल तक आपको कंप्लीट करा दिया था। सबसे पहले मैंने बताया था कि अरस्तु से जो सोक्रेटिस थे, वहाँ से अपना जो इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो शुरू होता है। उसके बाद हमने प्लेटो की थ्योरी पढ़ी थी और प्लेटो के बारे में बताया था कि वो एक रियलिस्टिक पोएट थे, वो रियल चीज़ों को मानते थे। और उन्होंने एक लाइन भी कही थी कि ए पोएट शुड बी वैनिश्ड फ्रॉम आइडियल स्टेट, कि जो पोएट होता है उसको स्टेट से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो सारी क्या करता है, इमेजिनेशन करता है, वो क्या करता है, कॉपी करता है। और उन्होंने थ्योरी भी दी थी, थ्योरी ऑफ इमिटेशन और थ्योरी ऑफ मिमेसिक्स के नाम से आप वो पढ़ते हो। उनमें उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए थे कि जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं वो क्या है, जस्ट है कॉपी। कॉपी क्यों है? उन्होंने भगवान से उदाहरण लिया कि जो भगवान हैं, जो गॉड हैं, उनके माइंड के अंदर एक आइडिया आता है और उसके बाद वो उस आइडिया पे विचार करते हैं, उसके हिसाब से फिर आगे उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को क्रिएट किया, इस यूनिवर्स को क्रिएट किया। तो ये क्या है, कॉपी ऑफ दैट आइडिया। और उन्होंने एक और इसके अंदर लाइन आती है, पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, यानी कि ये 2 बार कॉपी की गई चीज़ है। और इसका एग्जाम्पल उन्होंने चेयर से लिया। चेयर या कारपेंटर का एग्जाम्पल किसने दिया था साथियों? प्लेटो ने। तो उनकी थोड़ी सी थ्योरी है वो हम रिवाइज कर रहे हैं। बाकी ये चीज़ें आप पिछला लेक्चर देखोगे तो सब चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो चेयर का एग्जांपल लिया था कि जैसे एक कारपेंटर है, वो चेयर बनाने से पहले अपने दिमाग में क्या बनाता है, इमेज बनाता है, फिर वो वैसी ही पेंटिंग है या चेयर है वो बनाने की कोशिश करता है। तो वो पहले तो उसके दिमाग में जो आइडिया आता है, फिर उससे वो दिमाग में इमेज बनाता है और फिर उस चेयर का वो क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। तो वो क्या है, कॉपी ऑफ दैट आइडिया, यानी कि इट्स जस्ट ए सर्वाइवल कॉपी। ये क्या है, कॉपी है, इमिटेशन है। तो ये सब हमने प्लेटो की थ्योरी में पढ़ा था। यानी कि जो प्लेटो थे वो रियलिस्टिक थे, वो रियल चीज़ों को मानते थे और पोइट्री को वो इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। उन्होंने सिर्फ और उन्होंने पोइट्री को, जो इनका वर्क था द रिपब्लिक, उसके अंदर मदर ऑफ लाइज भी उन्होंने पोइट्री को कहा। तो ये सब बातें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे वो हमने लास्ट की जो क्लास थी प्लेटो के बारे में कर लिए थे। और ये दोनों कौन थे? हमारे ग्रीक मास्टर थे तीनों, सुकरात, प्लेटो और हमारे अरिस्टोटल। फिर हमने पढ़ा अरिस्टोटल। थोड़ा सा साथियों रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अगर कोई साथी इस लेक्चर को देखता है तो वो पीछे जाके पीछे वाला अपना रिवाइज है वो कर सके। अरिस्टोटल को पढ़ा था और इनकी मैंने आपको बताया था एपिक और ट्रेजेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। एपिक और ट्रेजेडी की हम बात करते हैं। इन्होंने कहा कि एपिक और ट्रेजेडी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पोइट्री के लिए। और इन्होंने थ्योरियां भी दी थी, जिसके अंदर बहुत सारी थ्योरी मैंने आपको अरिस्टोटल की बताई थी। और ट्रेजेडी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैंने लगभग की थी। मैंने ये भी बताया था कि उन्होंने ट्रेजेडी के बारे में कहा था, इट इज़ ए इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ए लैंग्वेज हैड सर्टेन मैग्नीट्यूड। यानी कि ट्रेजेडी होती है वो क्या होती है, इट इज़ ए इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। यानी कि एक बात थोड़ा और हम समझ लेते हैं, जो नकल की बात करते थे प्लेटो की, हर चीज़ जो राइटर है वो नकल कर रहे हैं, जैसे कारपेंटर है वो चेयर बनाने के लिए नकल करता है, या भगवान के माइंड में आइडिया आया और वहाँ से उन्होंने यूनिवर्स बनाया, तो वो सब क्या थी, कॉपी थी। तो अरिस्टोटल ने भी माना कि हाँ, मानते हैं कि हम कॉपी करते हैं, लेकिन हम उसके अंदर अपने विचार और उस थॉट को इंटरप्रेट करते हैं, कैथारसिस करते हैं, उसके बाद ही एक राइटर है वो टेक्स्ट लिखता है या ट्रेजेडी लिखता है। तो उन्होंने ही ये सब बातें बताई कि हम मानते हैं कि राइटर है वो कॉपी करते हैं या कुछ किसी का लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ के उसके बाद उसको लिखते हैं, लेकिन उसमें वो अपनी तरफ से कुछ नई चीज़ें ऐड भी करते हैं। तो वो कॉपी के साथ क्या हो जाती है,
कॉपी के साथ साथ जो राइटर है उसकी भावनाएं भी सम्मिलित हो जाती है। इस प्रकार की थ्योरी किसने दी? अरिस्टोटल ने। और ट्रेजेडी और एपिक के ऊपर काम इन्होंने किया। ये भी मैंने बता दिया था आपको कि उस समय जैसे सोफोक्लिस थे या यूरिपिडीज थे और जो ये राइटर थे, जो ग्रीक राइटर थे, वो इनके क्या थे? कंटेम्प्रेरी थे। उनसे ही प्रभावित होकर ऐसे वर्क इन्होंने लिखे थे। इसके बाद अरिस्टोटल की हम ट्रेजेडी के बारे में मैंने बताया था कि 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी आपको ध्यान रखने हैं, जिसके अंदर मैंने प्लॉट आपको बताया था, ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे साथियों। कैरेक्टर बताया था, थॉट बताया था, डिक्शन बताया था, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, ये सब मैंने आपको बता दिए थे। इसके बाद सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल, सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल या सॉन्ग एंड म्यूजिक एंड स्पेक्टिकल भी आप कह सकते हो। 2 5th और 6th इस कैरेक्टर ऑफ ट्रेजेडी होते हैं। और ट्रेजेडी की परिभाषा भी बताई थी। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज कंप्लीट, सीरियस एंड एज ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। इसके अंदर मैंने आपको प्लॉट के बारे में बताया था कि प्लॉट है वो 2 प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लेक्स और सिंपल प्लॉट। तो थोड़ा और आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि वो चीज़ें आपको लर्न रहे लंबे समय तक। प्लॉट के अंदर हमने पढ़ा था कि प्लॉट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और इन्हीं के अंदर जो फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर का जो एक आता है नियम, वो भी मैंने आपको शायद नहीं बताया था, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ कि प्लॉट के अंदर हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार के प्लॉट होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है उसके अंदर हम राउंड कैरेक्टर और फ्लैट कैरेक्टर पढ़ते हैं। एक्चुअल में राउंड कैरेक्टर क्या होता है और फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। राउंड कैरेक्टर या फ्लैट कैरेक्टर, वैसे तो मैंने ये बता दिए थे लेकिन थोड़ा डिटेल में इसके बारे में आपको बताना भूल गया था। राउंड कैरेक्टर क्या होते हैं? जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। जैसे अगर हम मैकबेथ पढ़ते हैं तो सारी कहानी अराउंड मैकबेथ घूमती है। मैकबेथ वॉज ए हाईली एम्बिशियस पर्सन और उसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है, तो वो क्या है? राउंड कैरेक्टर है। अदर कैरेक्टर है वो क्या है? फ्लैट कैरेक्टर है। जैसे किंग ओथेलो हम पढ़ते हैं तो सारी कहानी है वो ओथेलो जो योद्धा था उसके आस पास घूमती है, बाकी कैरेक्टर क्या है? उसके फ्लैट कैरेक्टर है। यानी कि राउंड कैरेक्टर वो होता है जो मुख्य कैरेक्टर उसमें रोल है वो अदा करता है। तो प्लॉट के बारे में ये भी बताया था कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। सबसे पहले ट्रेजेडी के अंदर प्लॉट है, उसी से ही जो ट्रेजेडी वो शुरू होती है, तो इसको सोल ऑफ ट्रेजेडी भी हम कहते हैं। दूसरा हमने कैरेक्टर बताए थे। मैंने कैरेक्टर वैसे तो राउंड और फ्लैट आपको कैरेक्टर बता दिए। प्लॉट सिंपल और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स प्लॉट के अंदर कैरेक्टर है आपके वो आ जाते हैं राउंड और फ्लैट। ये कैरेक्टर भी मैंने 2 प्रकार के बता दिए। फिर थॉट, यानी कि जब ट्रेजेडी बनाते हैं तो उसका जो थॉट होता है वो यूनिवर्सल होना चाहिए। जैसे आप कुछ चीज़ें अपने आप से इंटरलिंक्ड करते हो तो उनको ज़्यादा समझते हो। यूनिवर्स थॉट का मतलब है, जैसे कि हम रामायण देखते हैं तो रामायण में एक जैसे राम भगवान जी का जो मुख्य है वो धर्मप्रिय थे या वो मान लो सिद्धांतवादी थे, तो उन चीज़ों को हम क्या मानते हैं? थॉट ऑफ डिक्शन। उसके बाद है डिक्शन, यानी कि भाषा है वो ट्रेजेडी की सिंपल होनी चाहिए लेकिन उसका एक ग्रैंडर होना चाहिए, यानी कि वो सिंपल मैन स्पीकिंग पोइट्री होनी चाहिए। तीसरा है सॉन्ग्स एंड स्पेक्टिकल, यानी कि सॉन्ग्स वगैरह या स्पेक्टिकल्स है वो भी हम ऐड कर सकते हैं। ये 6 एलिमेंट आपको मैंने ट्रेजेडी के कल के वीडियो में करवा दिए थे और आप दोहराना चाहो तो पीछे जाके उनको दोहरा सकते हो। और ये भी मैंने बताया था कि जैसे कि प्लेटो थे वो क्या थे हमारे साथियों? रियल पोएट थे, रियलिस्टिक थे। और ये क्या थे? आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक यानी कि आइडियल हीरो की बात करते हैं, जैसे यूटोपिया राम राज्य की ये कामना करते थे। तो ये सब मैंने कल के वीडियो में पढ़ा दिया है। अब हम आगे जो हमारे क्लासिकल राइटर हैं 2, जो हमारे होरेस और लॉन्जिनस है, जो लॉन्जाइनस है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो होरेस का हम वर्क पढ़ने जा रहे हैं, आर्स पोएटिका या आर्ट ऑफ पोइट्री। तो इसके अंदर जो मुख्य इंपॉर्टेंट बातें जैसे प्लॉट वाले में आई थी आपको कैथारसिस मैंने बताया था कि परगेशन ऑफ थॉट होता है, या हमर्शिया एरर ऑफ जजमेंट, या एक्सेसिव ऑफ
वर्च्यूज़, जैसे मैंने कैथारसिस के बारे में आपको बता दिया था, या उसके अंदर मैंने आपको जो हमर्शिया बताया था कि एरर ऑफ जजमेंट या एक्सेसिव ऑफ वर्च्यू, यानी कि किसी के अंदर अगर ज़्यादा अच्छाई आ जाती है तो वो करेक्टर है वो कहीं ना कहीं एरर ऑफ जजमेंट कर देता है। जैसे कि आप किंग लेयर या आप किंग लेयर पढ़ते हो तो उसमें भी आप एरर ऑफ जजमेंट देखते हो। इसके अलावा ओथेलो पढ़ते हो, उसमें भी वो बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव होता है जिसके कारण एरर ऑफ जजमेंट हो जाता है। तो आपको मैंने हमर्शिया भी बता दिया, कैथारसिस भी बता दिया। इसके अलावा और भी टर्म थी जो मैंने कल आपके वीडियो में आपको बताई थी, जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है। उसी प्रकार की टर्म हम आज भी करेंगे। होरेस का जो वर्क है आर्ट्स पोएटिका या आर्ट ऑफ पोएट्री, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आर्ट ऑफ पोएट्री का मतलब क्या है कि पोएट्री को लिखने से पहले कुछ रूल या नियम है वो हमें फॉलो करने चाहिए। और अगर हम प्लेटो और अरिस्टोटल को कंपेयर करें तो प्लेटो मानते थे कि पोएट्री शुड हैव सम रूल्स, पोएट्री के रूल होने चाहिए, लेकिन अरिस्टोटल मानते थे कि हमें पोएट्री है वो इमोशनली होके या भावनाओं में बहकर हम पोएट्री है वो शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आज पढ़ते हैं होरेस आर्ट्स ऑफ पोएटिका, आर्ट्स ऑफ पोएट्री। तो इसमें ब्यूटीफुल ब्लेंडिंग अरिस्टोटल एंड प्लेटोनिक आइडिया, यानी अरिस्टोटलेनिक आइडिया और प्लेटोनिक आइडिया, यानी कि अरिस्टोटल की जो थ्योरी है और प्लेटो की जो थ्योरी है उन दोनों को ऐड करके ब्लेंड करके मिक्सअप करके हमारी कौन सी थ्योरी बनती है, आर्ट्स ऑफ पोएट्री या आर्ट्स ऑफ पोएटिका। और इसमें एक वर्ड आएगा डेकोरम, जैसे ये वर्ड है डेकोरम। इट्स ए आर्ट्स ऑफ पोएटिका इज ए एपिस्टलरी वर्क। एपिस्टलरी वर्क आप समझते हो लेटर्स फॉर्म में वर्क है, और इसके देयर आर सम डेकोरम ऑफ दिस वर्क। और इसको हम मानते हैं कि कोई राइटर है वो पोएट्री को लिखने से पहले उसके कुछ रूल होने चाहिए। तो ये क्या है, एक डेकोरम, यानी कि रूल है जिसके अंदर अच्छी वोकैब होनी चाहिए, अच्छे सेंटेंस होना चाहिए, अच्छा टेक्स्ट है वो होना चाहिए। तो ये सब बातें करेंगे। कॉइंड न्यू वर्ड्स फ्रेजेस, और इसमें हम देखते हैं जो होरेस की आर्ट पोएटिका है उसमें नंबर ऑफ नए फ्रेजेस है वो इसके अंदर प्रयोग करता है और नई नई चीज़ें भी निकल के आती है। और आपको पता है जो पिंडारी कोड है उसको भी होरेशियन ओड ने ही लिखा था। होरेशियन जो राइटर है, क्लासिकल राइटर है जो कि रोमन राइटर है, उन्होंने ही होरेशियन या पिंडारी कोड को लिखा था। तो इन्होंने क्या बताया, हाई थॉट ग्रेट इमोशंस। इन्होंने भी जैसे अरिस्टोटल कह रहे थे कि हमें हाई थॉट होना चाहिए, हाई इमोशन होना चाहिए, हाई उसके अंदर डिक्शन होना चाहिए, तो उन सभी चीज़ों की ये भी क्या करते हैं, फेवर करते हैं। फिर टेक्स्ट डोंट पब्लिश अंटिल 9 years, कीप चेंजिंग वर्ड सेंटेंस। इन्होंने एक बात कही थी कि अगर कोई अच्छा राइटर है और कुछ पब्लिश करना चाहता है तो उसको 9 साल तक अपने वर्क को पब्लिश नहीं करना चाहिए। 9 साल तक राइटर क्या करेगा, अपने टेक्स्ट के अंदर चेंजेस करेगा, मॉडिफाई करेगा उसको, और उसके अंदर जो गलतियां हैं या सेंटेंसेस जो कि नॉर्मल है उनको अच्छी तरह से, अच्छी वोकैब है, रिफाइंड वोकैब, रिफाइंड सेंटेंसेज है वो उनके प्रयोग करेगा। और 9 साल बाद जब वो अच्छी तरह से उसे लगे कि ये वर्क अब कंप्लीट है तो उसको वो क्या करेगा, पब्लिश करेगा। ऐसा होरेस ने अपनी आर्ट्स ऑफ पोएटिका में जिक्र किया है। और उनका मानना था कि उन्होंने बच्चे से उदाहरण लेते हैं कि जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है वो हज़ारों गलतियां करता है, लेकिन जैसे वो 9 साल की उम्र में पहुंचता है तो मैच्योर हो जाता है, उसको ए स्टाइल ऑफ लिविंग आ जाता है और पढ़ने का भी उसका एक अच्छा स्टाइल हो जाता है। उसी प्रकार एक राइटर है उसको 9 साल बिताने चाहिए किसी भी वर्क को पब्लिश करने के लिए। तो आर्ट्स ऑफ पोएटिका में जिक्र किया है। फॉलो कलेक्शन सिलेक्शन अरेंजमेंट, और इसके अंदर जो वर्क है जिसको जैसे डाटा कहाँ से इकट्ठा किया है, कौन कौन सी चीज़ें हमने सिलेक्ट की है और कौन किस तरफ से हमने अरेंजमेंट करना है। सिलेक्शन, ये जो कलेक्शन सिलेक्शन और अरेंजमेंट का प्रोसेस है वो हमें फॉलो करना चाहिए। और पीबी शेली ने भी कहा पोएट्स आर एक्नॉलेजेस लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, कि जो पोएट्स है आर द अनएक्नॉलेजेस लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, कि पोएट्स है वो क्या है, रूल बनाने वाले हैं। यानी कि जो पोएट्री है उसका निर्माण किसने किया है, लेखक ने किया है, राइटर ने किया है, तो वो उसके क्या है, लेजिस्लेटर है, उसको नियम बनाने वाले हैं। होरेस ने भी
वैसे ही कुछ बात कही कि पोइट्स आर लाइक गॉड एंड क्रिएटेड यूनिवर्स ऑफ लिटरेचर। जो पोइट है वो उस टेक्स्ट को लिखता है, उसमें मॉडिफाइड करने का या किसी भी प्रकार का चेंज करने का किसको अधिकार है? पोइट को है। क्योंकि जैसे भगवान इस यूनिवर्स का निर्माण करता है, उसी प्रकार एक लेखक है वो किसका निर्माण करता है? एक टेक्स्ट का, एक पोइट्री का, एक लिटरेचर का। उसके बाद इन्होंने कुछ वर्ड दिए, पोइटिक लाइसेंस। इन्होंने जिक्र किया, एक टर्म आती है पोइटिक लाइसेंस। पोइटिक लाइसेंस का मतलब है पोइट के पास अधिकार होना चाहिए कि वो किसी पे कुछ लिख दे। जैसे थोड़े दिनों पहले एक राइटर ने गांधी जी के बारे में लिख दिया था कि गांधी जी इज ए गे, और उनके ऊपर इंडिया में केस हो गया। और उन्होंने जब कहा कि मेरे पास पोइटिक लाइसेंस है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इंडिया में ऐसा किसी को पोइटिक लाइसेंस नहीं है। तो यानी कि वो मानते थे कि एक राइटर होता है, उसके पास पोइटिक लाइसेंस होता है, वो किसी प्रकार के नए वर्ड बना सकता है, नए वर्ड कॉइन कर सकता है और लिख भी सकता है। डिकोरम का मतलब मैंने बता दिया, डिकोरम होता है रूल्स। इन्होंने कुछ टेक्स्ट के मुताबिक या लिटरेचर के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि अच्छे वर्ड की सिलेक्शन करनी चाहिए, कलेक्शन करनी चाहिए और उनका अरेंजमेंट हमने करना चाहिए। फिर पर्पल पैच, इनका एक बार आप क्रिटिसिज्म का जब वर्क पढ़ोगे तो वहाँ पर्पल पैच नाम का एक फ्रेज आएगा, जिसका मतलब है एक्सेसिव यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइस। जैसे हम मेटाफर्स यूज़ करते हैं या रिटोरिक डिवाइस यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको यूज़ करते हैं तो वो किसका रूप धारण कर लेते हैं? पर्पल पैच का। यानी कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ इलिट्रेशन डिवाइसेस, या हम कह सकते हैं लिटरेरी डिवाइसेस इन योर टेक्स्ट, दैट इज़ पर्पल पैच। ये मैं बता रहा हूँ। दूसरा था कार्पेडियम थीम। कार्पेडियम थीम का जो फ्रेज था वो भी इन्होंने इस वर्क में कॉइन किया था। कार्पेडियम थीम का मतलब आप सभी लगभग जानते हो कि सीज द डे होता है। जैसे कि हम यूलिसिस में पढ़ते हैं कि जब वो वॉर चल रहे थे तो लोग लगभग अपने दिन को अंतिम मान के चल रहे थे। जैसे आज के दिन को लास्ट मान लेना कि आज के बाद शायद दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद कुछ नहीं रहेगा। तो इस थीम को हम क्या बोलते हैं? कार्पेडियम थीम, यानी कि सीज द डे। कभी आ जाता है आपके नेट के एग्जाम में कि कार्पेडियम थीम का मतलब क्या है? तो सीज द डे, यानी कि किसी चीज़ को हम लास्ट मान कर सकते हैं, लास्ट डे मान के चलते हैं, तो वो क्या होता है? कार्पेडियम थीम। उसके बाद इन मीडिया रस की फ्रेज था, इन्होंने कॉइन किया था। ये हमें यही को याद रखना है। इन मीडिया रस का मतलब कोई पोएम है जो बीच में से एकदम से शुरू होती है तो उसको हम बोलते हैं इन मीडिया रस, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ एनी पोएम इन द मिडल। नेक्स्ट है ड्यूएक्स मशीना। एक ड्यूएक्स मशीना का जो फ्रेज है वो भी इन्होंने दिया था जी, गोड आउट ऑफ मशीन। गोड आउट ऑफ मशीन का इन्होंने फ्रेज दिया था। होता क्या है ड्यूएक्स मशीना कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पहले जब जो ड्रामा दिखाए जाते थे उनके अंदर, जैसे ड्यूएस एक्स मशीना का मतलब क्या है कि कई बार जो मेन हीरो है वो ऐसी कंडीशन में फंस जाता है कि उसका बचना नामुमकिन होता है, लेकिन तभी कोई भगवान का फरिश्ता वहाँ आता है या देवीय शक्ति आती है जो उसको बचा लेती है। उसको हम बोलते हैं लिटरेचर में ड्यूएक्स मशीना। तो ऐसा पहले ड्रामा किया करते थे। तो यहाँ पे करेक्टर जब रोल अदा कर रहे थे तो यहाँ एक पिलर से एक लोहे की राड बांध दी जाती थी, जिसके ऊपर एक छोटी सी रस्सी लटकाकर और करेक्टर के हुक लगा दिया जाता था कपड़ों में, और अचानक से उस करेक्टर को यहाँ स्टेज के ऊपर उतारा जाता था। तो अचानक से वो वहाँ, जैसे आप शक्तिमान देखते हो या कोई भी सीरियल देखते हो या कोई यानी कि बाइबल से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ते हो, तो अचानक से कोई चीज़ प्रकट होती है, चाहे वो व्यक्ति है या कोई डिवाइन पावर है और उस व्यक्ति को बचा लेती है। उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूएक्स मशीना कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर है अट पिक्चरा पोइसिस। अट पिक्चरा पोइसिस क्या है कि पेंटिंग और पोइट्री में जो फ़र्क है वो बहुत ही कम है। जैसे पेंटिंग की जाती है वैसे क्या की जाती है पोइट्री, यानी कि उसके अंदर फीलिंग होते हैं, इमोशंस होते हैं, क्योंकि कॉपी के साथ साथ राइटर की भावनाएं, इमोशंस, थॉट्स, ये सब उसमें सम्मिलित होते हैं। गुड होमर्स नोट्स ऑफ, ये जो चीज़ें हैं ये गुड होमर नोट्स ऑफ। उन्होंने कहा कई बार जैसे
होमर के हम वर्क पढ़ते हैं, जैसे होमर ने ग्रेट एपिक भी लिखे हैं, ठीक है, तो वो होमर के हम पढ़ते हैं, इलियड, ओडिसी, एपिक पढ़ते हैं। तो होमर, गुड होमर नोट्स ऑफ, कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े जो तैराक होता है वो भी पानी में डूब जाता है। इसका कहने का मतलब है कि गुड होमर नोट्स ऑफ, कई बार होमर है वो भी लिखने में गलती कर देते हैं। तो ये मानते हैं कि हो सकता है मैंने ये क्रिटिज्म लिखा है, लेकिन हो सकता है मेरी भी कहीं ना कहीं क्या हो जाए, गलती इसमें हो सकती है, संभावित है। तो उसके बाद इन्होंने इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट, अब थोड़ी चर्चा और करेंगे डिटेल में। देखो थोड़ा कम्प्लेक्स टॉपिक है, आपको अगर ये चीज़ें समझ में आती है तो इजीली आप इस चीज़ों को समझ पाओगे। सबसे पहले जो प्लेटो था उसने कहा कि ये, प्लेटो ने कहा कि पोइट्री क्या है, मदर ऑफ लाइज है, और बिहाइंड, फार फ्रॉम रियलिटी, ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, और इट्स जस्ट ए सर्वाइवल कॉपी, सर्वाइवल कॉपी है ये। तो उसके बाद जब प्लेटो आए तो उन्होंने कहा कि पोइट्री है, इट गिव्स प्लेजर एंड डिलाइट, पोइट्री हमें क्या देती है, प्लेजर और डिलाइट। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें प्लेजर मिलता है, डिलाइट मिलता है। इन्होंने प्लेजर और डिलाइट कहा, लेकिन होरेस थे, उन्होंने कहा कि इंस्ट्रक्ट प्लस डिलाइट, ये हमें शिक्षा भी देगी, ज्ञान भी देगी, और साथ में हमें क्या देगी, कंफर्ट भी देगी, डिलाइट भी देगी, खुशी भी देगी। तो इस बात को थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ आपको डिटेल में। और इसके अलावा होरेस की जो बुक्स थी 9, उनका भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। एपिस्टल्स, 3 बुकें लिखी थी एपिस्टल्स के बारे में, यानी कि एपिस्टलरी लेटर, जैसे रिचार्डसन ने पेमिला लिखा है, एपिस्टलरी नॉवल है, एपिस्टलरी फॉर्म में यानी कि लेटर फॉर्म में इनकी 3 बुक्स थी, इसमें 3। फिर थी स्टायर्स, 4 स्टायर्स, 2 बुक्स स्टायर के ऊपर लिखी है, और ओड्स, जैसे मैंने बताया पिंडारिक ओड, ये इनके होरेशियन ओड, पिंडारिक ओड इनके ही है। तो ये इन्होंने 4 लिखे, टोटल 9 बुक्स इन्होंने लिखी थी। तो ये जानकारी आपको होरेस के बारे में होनी चाहिए। ये लगभग मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ी सी डिटेल में इसको समझने की और कोशिश करते हैं, ताकि आपको ये अच्छा समझ में आ जाए। लो साथियों, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, और उधर अभी लॉन्जाइनस को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने प्लेटो, अरिस्टोटल, और आज हमने पढ़ा होरेस। तो यहाँ इन्होंने कहा इमिटेशन या थ्योरी ऑफ मिमाइसिस, और इन्होंने कहा कि डिलाइट और प्लेजर। इन्होंने कहा, इन्होंने वहाँ ऐसे इंस्ट्रक्ट कहा था, थोड़ा कर लेंगे। इन्होंने कहा इंस्ट्रक्ट प्लस डिलाइट, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डिलाइट या इसको आप प्लेजर भी बोल सकते हो। इन्होंने कहा कि पोइट्री का मतलब है इंस्ट्रक्ट देना, यानी कि फिलोसफी, एजुकेशन और लिटरेचर, इसके अंदर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं या लिटरेचर लिखते हैं या पोइट्री लिखते हैं, उसका मतलब होता है शिक्षा देना, निर्देश देना, लोगों को अच्छी मोरल एजुकेशन देना। लेकिन अरिस्टोटल ने कहा कि पोइट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये क्या देती है, डिलाइट और प्लेजर प्रदान करती है। होरेस ने कहा, क्या कहा कि ये हमें इंस्ट्रक्ट करेगी। मैंने बताया कि अरिस्टोटल और प्लेटो का मिक्स है होरेस, तो इन्होंने कहा कि ये हमें इंस्ट्रक्ट करेगी, ये हमें क्या करेगी, ज़रूरी है कि निर्देश देगी, हमें अच्छी मोरल शिक्षा देगी, लेकिन इसके साथ हमें डिलाइट और प्लेजर भी प्रदान करेगी। तो मेरे कहने का मतलब था, इन तीनों की जो कहना चाहते हैं वो बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस के बारे में पढ़ते हैं। तो उनका वर्क है ऑन सबलाइम। ऑन सबलाइम वर्क है जिसका मेन डेकोरम क्या है, हाउ टू बी ए गुड राइटर, व्हाट इज गुड राइटिंग, कि एक अच्छा राइटर हम कैसे बन सकते हैं, एक हम अच्छा राइटर कैसे बन सकते हैं, या गुड राइटिंग, अच्छा टेक्स्ट या गुड लिटरेचर हम किसको कहेंगे। तो लॉन्जाइनस हमारे फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक है। ये बात किसने कही है, R.A. स्कॉट जेम्स ने। इनको फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक माना है किसने, R.A. जेम्स ने। तो ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने जो वर्क लिखा था ऑन द सबलाइम। सबलाइम एक्चुअल में है क्या,
सबलाइम का मतलब है क्वालिटी ऑफ द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट की क्वालिटी क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ, देखो शायद लिखा होगा, चलो हम देख लें। क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट, कि क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट क्या है। किसी टेक्स्ट, जब भी हम कोई लिटरेचर या टेक्स्ट लिखते हैं, कितने समय तक वो अनअफेक्टेड रहेगा, टाइम से, समय से, या एज से, या अदर फैक्टर से। यानी कि कब तक वो टेक्स्ट है जो यूनिवर्स में है उसको पढ़ा जाएगा, माना जाएगा, ऐसा साहित्य हमें लिखना चाहिए। और इसको लिखने के देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम डेकोरम। अब ये वर्ड यूज कर सकते हैं हम, डेकोरम। तो ऑन द सबलाइम उन्होंने वर्क लिखा था, और डायोनिसिस लॉन्जाइनस, वैसे तो जब हम इनका वर्क पढ़ते हैं तो कुछ लोग डाउट करते हैं कि ये इन्होंने वर्क नहीं लिखा था, लेकिन ये वर्क डायोनिसिस लॉन्जाइनस ने लिखा है। तो हम मान लेते हैं कि लॉन्जाइनस का ही वर्क क्या है, ये ऑन द सबलाइम है। ठीक है साथियों, 1/3 ऑफ पार्ट इसका था वो हमारा खराब हो गया था, जिसकी वजह से हम इसको पढ़ नहीं पाए और हमें पूरी डिटेल इसके बारे में नहीं मिलती है। तो ये किसको डेडिकेटेड है? ट्रेंटेशियस को ये वर्क है वो डेडिकेटेड है। इन द फॉर्म ऑफ एपिस्टलरी बुक, जैसे वो एपिस्टलरी फॉर्म में था, ये बुक है जो ऑन सबलाइम, वो भी किस फॉर्म में है? एपिस्टलरी फॉर्म में। सबलाइम इज ए क्वालिटी अनअफेक्टेड टाइम एज अदर फैक्टर्स। ये मैंने बता दिया कि सबलाइम जो वर्क है हमें बताता है कि अच्छी पोइट्री कैसे लिखी जाए या अच्छा पोइट कैसे बना जाए, हाउ टू बी ए गुड राइटर एंड हाउ टू राइट ए गुड पोइट्री। तो मैंने बता दिया था इसका कि ऐसा हमें टेक्स्ट लिखना चाहिए जो एज से भी और किसी प्रकार की एज से या टाइम से और अदर फैक्टर से क्या रहे, अनअफेक्टेड रहे, यानी कि वो सालों साल है वो पढ़ा जाना चाहिए। ऐसा हमें विचार है या टेक्स्ट है या हमें पोइट्री है वो लिखनी चाहिए। इन्होंने ट्रांसपोर्टर थ्योरी भी दी। ट्रांसपोर्टर थ्योरी क्या होती है साथियों, कि जब हम अगर ऐसा हम टेक्स्ट लिखें जिसको पढ़ने के बाद जो रीडर है वो उस टेक्स्ट में खो जाए और उसे लगे कि वो उस टेक्स्ट को जी रहा है, यानी कि लॉस्ट ऑफ ए रीडर इन द टेक्स्ट। यानी कि ट्रांसपोर्टर थ्योरी में होता है कि इतनी गजब तरीके से जो राइटर हैं उस टेक्स्ट को लिखते हैं कि पढ़ने वाले खो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो खुद ही उस समय के क्या है, पात्र हैं। जैसे कि हम पुराने टाइम में कॉमिक्स पढ़ते थे या कुछ साथी नोवेल पढ़ते थे। नोवेल पढ़ते पढ़ते आपको पता है पहले कहते थे कि नोवेल पढ़ते पढ़ते तो खाना पीना लोग है भूल जाते हैं। तो उसी तरह का थ्योरी को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपोर्टर थ्योरी, जो किसने दी थी? लॉन्जाइनस ने। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सबलिमिटी, यानी कि डेकोरम ऑफ सबलिमिटी। अगर हमें अच्छा राइटर बनना है या हमें अच्छा टेक्स्ट लिखना है तो उसके सिद्धांत क्या है, उसके डेकोरम क्या है? तो सबसे पहला है ये 5 टाइप के डेकोरम है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें से सीरीज में लगाना या कौन सा इनमें से नहीं है या कौन सा इन्होंने नहीं दिया या कौन सा दिया है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में किए जाते हैं। तो सबसे पहला है ग्रेटनेस या ग्रैंडर ऑफ थॉट्स। जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसका जो थॉट है, विचार है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ग्रेट होना चाहिए। जैसे कि रामायण महाभारत है, उनका जो मुद्दा है या मेन कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है? ग्रेट थॉट है, यानी कि हर व्यक्ति पे वो लागू भी होता है। हम अपने आप पे अगर हम उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हम भी राम की तरह क्या बन जाएं? अनुशासन प्रिय बन जाएं, उनकी तरह ही हम, जैसे उन्होंने बलिदान दिए थे या जैसे उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको बोलते हैं कि मर्यादाओं को वो मानते थे, तो उसको पढ़ने के बाद वो उसकी क्या होनी चाहिए? थॉट की ग्रेटनेस होनी चाहिए। फिर है ग्रेट इमोशंस, उसके साथ अच्छी भावनाएं भी। ऐसा नहीं है कि इसको पढ़े और उसको लगे कि ये चीज़ें तो इंसानों में होती ही नहीं। हमें उस ऐसा टेक्स्ट बनाना होगा जिसके अंदर भावनाएं शामिल हो, यानी कि प्रेजेंस ऑफ थॉट हो, और अच्छे विचार होने चाहिए, मोरल एजुकेशन देना चाहिए। नोवेबिलिटी डिक्शन, यानी कि लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है साथियों, यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, एक अच्छी लैंग्वेज जो एक एपिक की होनी चाहिए वो होनी चाहिए। दूसरी है यूज़ ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। हमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करने चाहिए। लिटरेरी या रिटोरिक डिवाइसेस है, जैसे एलिट्रेशन है या फिगर ऑफ स्पीच है
ठीक है। फ्रेजल वर्ब है, इडियम्स है, ये सब प्रकार की चीज़ें हमें लिटरेरी डिवाइस है वो इसके अंदर हमें प्रयोग करने चाहिए ताकि हमारा वर्क है वो अच्छा बन सके। तीसरा है परफेक्ट कंपोजिशन, उसकी अच्छी कंपोजिशन होनी चाहिए, या तो वो पोइट्री में हो या प्रोज में हो, उसको एक तरह से परफेक्ट हमें कंपोजिशन देनी चाहिए। तो ये सब बातें होनी चाहिए। और इन्होंने कहा है कि ग्रेट थॉट और ग्रेट इमोशन, ये दो क्वालिटी है वो इनबोर्न होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने माना है कि ये जो एकदम से सोचने की शक्ति है, या कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि अच्छे सोचने की क्षमता है, या अच्छे थॉट हैं, या अच्छी भावनाएं हैं, ये इनबोर्न होती है, यानी कि भगवान द्वारा गॉड गिफ्टेड होती है, इनको सीखा नहीं जा सकता। ऐसी बातें किसने कही है? लॉन्जाइनस ने कही है। फिर है एक्वायर्ड, कुछ चीज़ें हम सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, जैसे अच्छी भाषा है, या अच्छे वर्डों का प्रयोग है, वोकैब है, अच्छे फ्रेजेस हैं, उनको हम याद कर सकते हैं। लिटरेरी डिवाइस भी हम चुन सकते हैं, या परफेक्ट कंपोजिशन प्रोज में लिखना है या पोइट्री में लिखना है, ये सब प्रकार की कंपोजिशन है हम चूज कर सकते हैं। इन्होंने फ्री वर्ड्स को सपोर्ट किया कि हम टेक्स्ट लिखते हैं तो फ्रीली हमें लिख देना चाहिए, उसमें हमें ज़्यादा है रिदम या राइम स्कीम को फॉलो नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा कि रिदम वगैरह हम अवॉइड कर सकते हैं और हमें फ्री वर्स में अधिक से अधिक लिखना चाहिए। तो साथियों, ये छोटी सी दो थ्योरियाँ थी जिसमें हमने जो ग्रीक मास्टर थे सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, उनकी कर ली थी, और दो आज क्लासिक रोमन राइटर हैं जो हमारे होरेस और लॉन्जाइनस है, उनको हमने कर लिया है। और कुछ अगर इसमें कमी रह जाती है तो फिर कभी एक आधी क्लास और भी आगे ले लेंगे। इसके बाद फिलिप सिडनी का हम पढ़ेंगे कल या परसों, जैसे टाइम लगा। फिलिप सिडनी का जो हमारा वर्क है नेक्स्ट है अपोलॉजी फॉर द पोइट्री, उसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। एक या दो राइटर हम और ले लेंगे। तो साथियों, आपको लगभग ये बेसिक मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें से आपके 10 मार्क्स का आपके नेट के एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आपका आता है, यानी कि हमारी 8th यूनिट है इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिज्म, इसमें से 10 नंबर के आपसे क्वेश्चन है वो नेट में किए जाते हैं। और यही जो जैसे अरिस्टोटल हैं, प्लेटो हैं, या हमारे जो फिलिप सिडनी है और मैथ्यू आर्नोल्ड है, इनमें से ही क्वेश्चन आपके लगभग बनते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। मैं कोशिश करूंगा कि लगभग आपको लिटरेरी क्रिटिज्म वो समय रहते कंप्लीट करवा दिया जाए।